सुप्रभात। आज हम बात करेंगे लिपि की विशेषताएं, गुण या वैज्ञानिकता। लिपि से मतलब देवनागरी लिपि से है। देवनागरी लिपि का उद्भव, विकास एवं नामकरण, इससे पूर्व वीडियो में हमने उसके बारे में चर्चा की है। देवनागरी लिपि एक सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक लिपि है और उसमें इस प्रकार की जो विशेषताएं पाई जाती हैं जो अन्य लिपियों में कम मिलती हैं। यहाँ हमारा सीधा जो तुलनात्मक जो विवेचन होगा वो रोमन लिपि से होगा। अंग्रेजी की लिपि रोमन है और अंग्रेजी आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, एक संपर्क भाषा है, सभी देशों में प्रचलित है। इसलिए जो रोमन लिपि है और देवनागरी लिपि है उसकी तुलनात्मक अध्ययन करने से हमें पता लगेगा कि कौन सी सर्वश्रेष्ठ लिपि है और देवनागरी लिपि में ऐसे कौन से गुण हैं जो उसे एक वैज्ञानिक लिपि बनाते हैं, उसे सर्वश्रेष्ठ लिपि के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो आज हम देखेंगे देवनागरी लिपि के गुण या विशेषताएं। सबसे पहला जो देवनागरी लिपि का जो गुण है वह वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता, यानी कि जो वर्ण विभाजन है देवनागरी लिपि का या देवनागरी लिपि की जो वर्णमाला है वो विश्व के किसी भी कोने में प्रयुक्त वर्णमाला उतनी वैज्ञानिक नहीं है जितनी देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि से संबंधित अन्य जो लिपियां हैं उनकी भी स्थिति कमोबेश उसी प्रकार की है। अब हम देखते हैं कि पूरे इस देवनागरी लिपि की जो वर्णमाला उसमें 52 वर्ण हैं, जिसमें स्वर अलग हैं, व्यंजन अलग हैं, व्यंजन के भी अलग अलग वर्ग हैं। जैसे स्वरों की संख्या 11 है और इसमें भी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों अलग अलग हैं, यानी कि ए, छोटी ई और छोटा ऊ, ये 3 ह्रस्व स्वर हैं। आ, ई और ऊ दीर्घ स्वर हैं। ए, आई, ओ, औ संयुक्त स्वर हैं, यानी कि अलग अलग बिल्कुल वैज्ञानिक विभाजन इनका है। टोटल संख्या इनकी 11 है। अनुस्वार जो बिंदी के रूप में पंचमाक्षर जो होते हैं उनके स्थान पर बिंदी का प्रयोग होता है, एक ध्वनि है। विसर्ग है की तरह उच्चारण होता है, एक ध्वनि है। व्यंजन जिनकी संख्या 39 है, कै से लेकर के मैं तक, जिनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग, यानी कि 25 जो व्यंजन वो स्पर्श व्यंजन है और इनका भी बिल्कुल क्रम से निर्धारण किया गया है। कंठे, कैवर्ग कंठे है, चैवर्ग तालव्य है, टैवर्ग मूर्धन्य है, तैवर्ग दंत्य है और पैवर्ग ओष्ठ्य है। इसके अलावा ये र लव अंतस्थ हैं, से है उष्म है, अक्स्त्रय गे श्रय संयुक्त व्यंजन है और ड जिनके नीचे नुक्ता है, बिंदी लगी रहती है, उसे द्विगुण व्यंजन में जाना जाता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 52 वर्णमाला इस लिपि में मिलती है। बिल्कुल विभाजन वैज्ञानिक है, तार्किक है, तर्क संगत है। यानी कि इसके अलावा फिर अघोष, सघोष, अलप्राण, महाप्राण, यानी कि किसी भी प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। और कि अमुक जो वर्ण है कहीं उच्चारण स्थान के आधार पे है, कहीं उच्चारण स्थानों के स्पर्श के आधार पे है, यानी कि प्रत्येक वर्ण के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिकता या कोई न कोई तर्क आपको देखने को मिलेगा। पहली विशेषता तो ये है जो सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। दूसरी विशेषता है ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर के लिए स्वतंत्र चिन्ह, यानी कि ह्रस्व स्वर के लिए अलग चिन्ह, दीर्घ स्वर के लिए अलग चिन्ह। जैसे ह्रस्व स्वर के लिए ए है तो दीर्घ के लिए आ है, यानी कि और ह्रस्व स्वर ई के लिए ई और दीर्घ स्वर के लिए ई। इस प्रकार से बिल्कुल स्पष्ट विभाजन किया गया है, किसी एक स्वर से काम नहीं चलाया जाता है। जबकि रोमन लिपि में आप देखते हैं कि ए जो होता है उस ए से ए का काम भी चलाया जाता है
और आ का काम भी चलाया जाता है। ऐसे ही दोनों ह्रस्व और दीर्घ स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से आप यू को देख लीजिए। यू में ए का उच्चारण भी होता है, यानी कि छोटे ऊ का प्रयोग भी करते हैं। पुट, PUT पुट, यानी कि यहाँ पे ऊ हो गया। और ट्रुथ, TRUTH, यहाँ पर बड़े ऊ यानी कि दीर्घ स्वर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक ही जो यू ध्वनि है उससे ह्रस्व और दीर्घ दोनों का काम चलाया जाता है। इसी प्रकार से डबल ई करने से दीर्घ ई बन जाती है, डबल ओ करने से दीर्घ ऊ बन जाता है। यानी कि केवल और केवल क्या है, काम चलाने की व्यवस्था की गई है। अलग अलग प्रकार के लिपि चिन्ह इसमें नहीं मिलते हैं। जबकि हिंदी में या देवनागरी लिपि में प्रत्येक स्वर के लिए अलग लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल स्पष्ट है। इसके बाद अगली जो हमारी विशेषता है वो है समग्रता। समग्रता, संपूर्णता जिसको अपन बोलते हैं, क्योंकि देवनागरी जो लिपि है उसमें समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। यानी कि सभी ध्वनियों के लिए अलग अलग लिपि चिन्हों का प्रयोग होता है। एक ही लिपि चिन्ह से दो ध्वनियों का काम नहीं चलाया जाता है। एक ध्वनि है उसके लिए अलग लिपि चिन्ह होगा, दूसरी ध्वनि उसके लिए लिपि चिन्ह होगा। यानी कि समग्रता है, काम चलाया नहीं जाता है। दो ध्वनियों को जोड़ करके किसी एक वर्ण का निर्धारण नहीं होता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि रोमन लिपि में ण और न दोनों के लिए एक ही वर्ण का प्रयोग किया जाता है, एन का। एन से न बनता है और एन से न बनता है। जबकि देवनागरी लिपि में इसके लिए अलग अलग वर्ण चिन्ह हैं जो आपके समक्ष हैं। न अपने स्थान पे है, न अपने स्थान पे, यानी कि त वर्ग के त, थ, द, ध, न, यानी कि न और यानी कि अलग अलग है। इसके बाद अगली जो विशेषता है वो है उच्चारण एवं लेखन में एक रूपता। ये भी एक सर्वश्रेष्ठ विशेषता के रूप में मानी जाती है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। यानी कि लिखने और बोलने में एक रूपता पाई जाती है। हम जो बोल रहे हैं वही लिखा जाएगा और हम जो लिख रहे हैं वही पढ़ा जाएगा, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ विशेषता मानी जाती है इस लिपि की। यहाँ जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। देवनागरी लिपि में साइलेंट यानी कि अनुच्चरित अक्षर नहीं होते, किंतु रोमन लिपि में आप देख सकते हैं कि बहुत सी जगह साइलेंट वर्ण होते हैं जो लिखे तो जाते हैं लेकिन बोले नहीं जाते। अगर हमारी लिपि में अगर क लिखा जाएगा तो क बोला जाएगा, अगर कबूतर लिखा जाएगा तो कबूतर ही बोला जाएगा। लेकिन रोमन लिपि में आप देख सकते हैं कि जैसे नाइफ होता है, इसमें के साइलेंट है, नाइफ बोला जाता है, जबकि के लिखा गया है लेकिन उच्चारण नहीं हुआ है। साइकोलॉजी में PH से शुरू होता है, P साइलेंट है। नॉलेज में KWD 3 ध्वनियाँ साइलेंट है, जबकि ये ध्वनियाँ इसमें लिखी गई। इसलिए देवनागरी लिपि की यह भी एक श्रेष्ठ विशेषता है कि इसमें उच्चारण और लेखन में एक रूपता पाई जाती है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। इसके बाद अगली जो विशेषता है वो नियतता, निश्चितता। और इसको सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं कि देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत है, यानी कि एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह, यानी कि एक ध्वनि के लिए दो लिपि चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। किसी प्रकार की भ्रम की गुंजाइश नहीं होती है। एक ध्वनि है उसके लिए एक लिपि चिन्ह मिलेगा, दूसरी ध्वनि है उसके लिए दूसरा लिपि चिन्ह मिलेगा, यानी कि प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्ह मिलेगा। जबकि रोमन जो लिपि है उसमें एक ध्वनि को लिखने के लिए कई विकल्प पाए जाते हैं। इससे वर्तनी संबंधी गलतियां भी हो जाती हैं व्यक्ति से।
क्योंकि वो इसी आधार पे लिखता है, जबकि हिंदी में एक ही प्रकार की ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह मिलेगा, इसलिए गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती। जैसे देवनागरी लिपि में आप क लिखते हो, लेकिन ये केवल एक ही वर्ण है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी शब्द में प्रयोग कीजिए, क लिखा जाएगा तो क ही बोला जाएगा। लेकिन आप रोमन लिपि में देख सकते हैं, क के लिए सी का प्रयोग भी होता है, जैसे CAT कैट में। क के लिए के का प्रयोग भी होता है किंग में। क के लिए क्वीन का प्रयोग भी होता है, यानी कि क्यू का प्रयोग भी होता है। क के लिए CH का प्रयोग भी होता है केमिस्ट्री के लिए। अगर व्यक्ति पढ़े तो केमिस्ट्री पढ़ सकता है, क्योंकि सी से च भी बनता है। इसी प्रकार से चैक है, लास्ट में सी के आता है, उसमें भी क का उच्चारण होता है। इस प्रकार से जो रोमन लिपि है उसमें ये विसंगति है, और इससे वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। हिंदी में इस प्रकार की संभावना बहुत कम है। अगली जो प्रवृत्ति है वो है निश्चितता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित उच्चारण है, यानी कि उच्चारण में किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं है। अगर आप ख वर्ण है या आपका प वर्ण है, अगर इसको किसी भी शब्द में आप प्रयोग करोगे, इन वर्णों का, प्रत्येक शब्द में इनका उच्चारण प या ख ही रहेगा। ये नहीं कि संदर्भ और शब्द के अनुसार इनके उच्चारण बदल जाएगा। ये एक विशेषता है जिसमें प्रत्येक जो वर्ण है उसका उच्चारण निश्चित है, सदैव एक जैसा रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता। जबकि रोमन लिपि में आप देखते हैं कि एक ही वर्ण अलग अलग शब्दों में प्रयुक्त होने पर अलग अलग उच्चारण देने लगता है। जैसे आप उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं, यहाँ पे सभी में दोनों जो शब्द हैं उनमें बट यू का सब प्रयोग किया है। यहाँ पर BUT बट में यू की जो ध्वनि है वो ए का उच्चारण दे रही है, बट बोलते हैं इसको अपन। और जबकि यही यू की जो ध्वनि है वो PUT पुट यानी कि ऊ का उच्चारण देती है। यानी कि कम ज्ञान वाला व्यक्ति बट को अगर पहले पढ़ ले, उसका उच्चारण निश्चित कर ले, तो वो पुट को भी पट बोलेगा, और अगर वो पुट पहले पढ़ ले तो बट को बुट बोलेगा, यानी कि उच्चारणगत विसंगति हो गई। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। अगर कबूतर बोलेगा तो तय है तो तय ही रहेगा, तीतर बोलेगा तो तय तय रहेगा, ऐसा नहीं है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, कैट, CAT कैट, सी ध्वनि के लिए कै का उच्चारण देती है, और CT में सी ही से का उच्चारण देती है। यानी कि इसको सट भी बोल दे अगर आदमी, और इसको CT की बोल दे किटी भी बोल सकता है, यानी कि अगर उसको समझ कम हो तो। इसलिए निश्चित उच्चारण के कारण देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है। इसके बाद अगली जो विशेषता है वो स्पष्टता। देवनागरी जो लिपि है वो एक स्पष्ट लिपि है, जिसमें दो जो वर्ण हैं उनको लिखते समय उनमें साम्यता कम है, यानी कि बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट आपको दिखाई दे जाएंगे। जिससे वैज्ञानिक लिपि उसी को माना जाता है जिसमें दो वर्णों के पारस्परिक साम्य के कारण वो अस्पष्ट न हो। रोमन लिपि में कुछ चिन्हों की आकृति इससे मिलती जुलती है, जिससे लिखने में उसमें अस्पष्टता आ जाती है। जैसे C और E है, M और N है, I और L है, O और Q है। इनमें कई बार जब हम लिखते हैं तो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, जबकि देवनागरी लिपि में इस प्रकार की अस्पष्टता देखने को नहीं मिलती है। हालांकि कुछ वर्ण मैं यहाँ बताना चाहूँगा, हालांकि दोष की चर्चा आगे करेंगे, कुछ वर्णों में अस्पष्टता देवनागरी लिपि में भी है। इसके बाद अगली जो प्रवृत्ति है वो है कम खर्चीली, यानी कम स्थान घेरती है। यानी कि देवनागरी जो लिपि है उसमें मात्राओं का प्रयोग होने के कारण, क्योंकि मात्राएं ऊपर नीचे लगती हैं, दाएं बाएं लगती हैं, इसलिए रोमन लिपि की तुलना में स्थान कम घेरती है, कम स्थान पर लिखी जाती है, कम जगह पर अधिक से अधिक हम लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको कम खर्चीली कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि थोथा हमने लिखा, जबकि अंग्रेजी में जब इसको लिखते हैं THOTHA, थोथा,
कितनी ज़्यादा जगह घेरता है, जबकि तोता है हिंदी का बड़ी कम जगह घेरता है। जैसे दूसरा उदाहरण है चंद्रिका। चंद्रिका में अंग्रेजी का जब शब्द हम देखते हैं तो कितनी लगभग दुगुनी जगह को घेरता है, स्थान को रोकता है। CHANDRIKA, जबकि उसमें चंद्रिका लिखा गया, उसमें मात्रा ऊपर लग गई, नीचे लग गई। इसी प्रकार से स्कूल आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो देवनागरी लिपि है उसमें मात्राएं ऊपर नीचे लगने के कारण ये स्थान को कम घेरती है, इसलिए कम खर्चीली है। कम जगह में अधिक से अधिक लिखने में हम सफल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। इसके अलावा अगली जो प्रवृत्ति है या विशेषता है या वैज्ञानिकता का जो कारण है वो ये है कि ये सरल है, कलात्मक है और सुंदर भी है। देवनागरी जो लिपि है वो सरल है, कलात्मक है, सुंदर है, क्योंकि इसमें व्यंजन संयोग के सरल नियम हैं। अतः वर्तमानी में की भूलों की संभावना बहुत कम रहती है और इसको लिखने में भी बड़ी सुंदर लगती है, स्पष्ट लगती है। और इसलिए इस देवनागरी लिपि को हम वैज्ञानिक लिपि के रूप में रखते हैं। इस प्रकार से जो 9 ये विशेषताएं हैं या जो 9 गुण हैं या जो यूँ कहें कि वैज्ञानिकता के जो कारण हैं, उसके कारण देवनागरी जो लिपि है वो एक वैज्ञानिक लिपि है, एक श्रेष्ठ लिपि है। और विश्व भर में इस लिपि को अन्य लिपियों के साथ जब हम तुलनात्मक अध्ययन में रखते हैं तो एक श्रेष्ठ लिपि के रूप में ये स्थापित होती है। और इस लिपि को पढ़ने में, इसको देखने में बड़ी सुंदर और कलात्मक लगती है। धन्यवाद।